Welcome back, everyone. I am CMA Aditya Jawar, the India's youngest CA, CS, and CMA, and also the India's youngest company secretary at the age of 18. Dear students, आज हम लोग CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट. ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? जब भी हम अकाउंट्स करते हैं, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग के अंदर अज्यूम करके चलना है. ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को 11 में सिखाए जाते हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि आपको 11 के सारे कंसेप्ट अभी तक याद होंगे. खैर, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे. एक एक चीज को हम प्रैक्टिकली लिखवाएंगे आप लोगों को और प्रैक्टिकली दिखाएंगे इवन एग्जांपल्स के साथ. तो पूरा लेक्चर के एंड तक बने रहिए. कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं. सो वेल, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चलिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशन है. कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, आइए समझते थोड़ा सा. ये चैप्टर अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी तो आपने 11 की शुरुआत में किया होगा थ्योरेटिकल बेस के अंदर. ठीक है, अगर नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो. नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो. ठीक है, जो जो मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे लिखते जाना. सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर कई प्रकार के कंसेप्ट, जैसे जिसका नाम है एंटिटी कंसेप्ट. अगला कंसेप्ट जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. उसके बाद अगला कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. ये कंसेप्ट क्या होते हैं? ये कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो इनको माइंड में लेके चलना है, इनको मानकर चलना है कि ये तो प्री अज्यूम्ड है, ये तो होगा ही होगा. ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े. क्या देखेंगे सारे कंसेप्ट एक साथ. सो यहां पे पूरा डिटेल समझाया इन लोगों ने, बिल्कुल मत पढ़ना. ठीक है, यहां पे कुछ जो मैंने बोला था अजम्पशंस है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए जाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, पीएनएल और आपके हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट. हालांकि दो और होते हैं, एक का नाम होता है नोट्स टू अकाउंट और एक का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. बट अभी अपन इतना याद नहीं रखेंगे, अभी सिंपल इतना समझेंगे, बैलेंस शीट, पीएनएल. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए. तो कोई भी जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि भाई इनके अंदर ये चीजें तो हुई ही होगी. ठीक है, इसको सबको देने दो. अभी अपन आते सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है एंटिटी कंसेप्ट. क्या नाम है बेटा? एंटिटी कंसेप्ट. लिखो फटाफट एंटिटी कंसेप्ट. और उसके साथ में लिखो हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा. लिखो, सही में लिखना, मजाक थोड़ी कर रहा हूं, गाना थोड़ी कर रहा हूं. हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा. ठीक है, सो हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा क्या होता है, आइए समझते हैं. अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या नाम? तेज नाम है. सो तेज कुमार, डाबर के मालिक का नाम बताओ. डाबर कंपनी जानता है? अच्छा, ओके. टेस्ला कंपनी जानता है? टेस्ला मालिक कौन है? वेरी गुड. ठीक है, टेस्ला को जानता है. ओके. लॉजिटेक कंपनी है, इसका मालिक कौन है? बट लॉजिटेक को जानता है. वेरी गुड. वोल्टास कंपनी है, वोल्टास या टाटा, मालिक कौन है? अपन टाटा, ऐसा लगता है यहाँ पता है थोड़ा बहुत ना, बट आप वोल्टास को जानते हो, टाटा को जानते हो, लेकिन रियल मालिक कौन है नहीं जानते. हेवल्स कंपनी अपन को नाम से पता है हेवल्स, बट मालिक कौन है पता है? नहीं पता है. ठीक है. ये लैपटॉप एमएसआई फॉर एग्जांपल, एमएसआई मालिक कौन है? लैपटॉप को जानते हैं, ब्रांड को जानते हैं, आसूस हो गया, एमएसआई हो गया, डेल हो गया. कंपनी को जानते हैं, मालिक को जानते हैं नहीं जानते. अच्छा, रिलायंस कंपनी, इसको तो जानते हो, अंबानी सर. ठीक है, मुकेश भाई अंबानी सर रिलायंस के मालिक है. तो अच्छा ये बताओ मेरे को, फॉर एग्जांपल के तौर पे कल को रिलायंस कंपनी में करोड़ों अरबों रुपए का लॉसेज हो जाए तो मुकेश अंबानी जी का इतना सुंदर ये जो एंटीलिया है ये तो बिक जाएगा. अगर रिलायंस कंपनी को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है, बताओ मुकेश अंबानी जी का एंटीलिया बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बोलो.
नहीं बिकेगा। अच्छा, नहीं बिकेगा ये बोल रहे हैं, बताइए क्या ये मुकेश अंबानी जी का एंटीलैब बिकेगा कि नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा। ठीक है, क्या कर लगता है, बिकेगा नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा, क्या कारण है? बिकेगा नहीं बिकेगा, बस पता नहीं। डूबने वाली है अब, कंपनी डूबने वाली, खत्म होने वाली है। अंबानी जी का घर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सवाल है। आंसर इज नो। अंबानी जी अभी भी बड़े आराम से घूमेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है किसको? कंपनी को, मुझे नहीं हुआ है। मेरी पर्सनल एसेट्स क्यों जाएगी? यही तो कंसेप्ट है किसका? एंटिटी का। हम दोनों है अलग अलग। हम दोनों कौन? मैं, मेरी कंपनी। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ। कानून की नजरों में वह एक इंसान है, आर्टिफिशियल। तो असेट खरीदा किसने? रिलायंस ने। लॉस किया किसने? रिलायंस ने। नाम किसका खराब हुआ? रिलायंस का। भैया रिलायंस का हुआ है, अंबानी को क्या लेना देना? अंबानी तो मालिक है, अंबानी तो एक नेचुरल इंसान है, वो तो चला जाएगा। भैया मैं क्या करूं, खराब हो गई कंपनी गई है, मैं क्या करूं? तो हम दोनों अलग अलग, हम दोनों जुदा जुदा, ये कहता है बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। मालिक को कोई लेना देना नहीं कि भैया कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है, लेना देना है, ऐसे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल को डूब जाती है कंपनी जनरल लॉसेस में, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में, अंबानी जी का कुछ उखाड़ नहीं सकती सरकार, बैंक, कोई भी। ये एंटीलिया में मस्त आराम से रहेंगे अपने 10,000 करोड़ के घर में, मस्त कारों में घूमेंगे, ठीक है। एक आदमी तुमको दिखाता हूँ, इस बंदे को आप लोगों ने देखा होगा, देखा है? अभी इसकी कंपनी की क्या हालत है? बहुत खराब। क्यों खराब? क्योंकि कंपनी चल रही है लॉसेस में सर। बट इनके शौक मौज में, ठाट बाट में कुछ माइनस दिखा तुमको? ये तो आज भी मजे कर रहे हैं, अपने प्राइवेट जेट में जाते, मस्त मजे करते, लाइफ है आराम की। तुम लोग बोलते हो सर इनकी कंपनी को नुकसान हो चुका है, ये इंसॉल्वेंसी की कगार पर है, बट इनका हुआ कुछ क्यों नहीं? क्योंकि अगेन नुकसान किसको हुआ है? कंपनी को हुआ है, इनका थोड़ी हुआ है। ये तो अलग बंदे हैं। तो एंटिटी कंसेप्ट भी यही कहता है, और आप लोग ये कंसेप्ट ऑलरेडी आज तक सीखते हो, बट आपने नोट भी नहीं किया। लायबिलिटी साइड जो होता है उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? लायबिलिटी किसकी है? बिजनेस की। तो बिजनेस क्या सोच रहा है कि इस इंसान ने मुझे इतने साल पहले इतना पैसा दिया था, तो आज नहीं तो कल मुझे तो इसको चुकाना पड़ेगा। ये बिजनेस सोच रहा है, इसलिए तो बेचारा लायबिलिटी दिखा रहा है। तो बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। बिजनेस की एंटिटी अलग है, मालिक की एंटिटी अलग है खुद की। दूसरी चीज ये होता है सिर्फ कंपनी में, प्रोप्राइटर हो तो बिजनेस और मालिक दोनों एक ही है, पार्टनरशिप हो तो बिजनेस और पार्टनर एक ही है। लेकिन जैसे ही वो कंपनी फॉर्मेट में चला गया, वैसे ही मालिक अलग हो जाएगा, कंपनी अलग हो जाएगी। डाबर कंपनी की खुद की पहचान है, लेकिन उसके मालिक की नहीं है। आप जानते हो कंपनी को, नाम बनाया कंपनी ने, मालिक तो ठीक है छूट जाएगा, मालिक तो आएंगे, मालिक चले भी जाएंगे। अंबानी जरूरी नहीं कि अंबानी ही रहेगा, हो सकता है अंबानी के कोई वंशज ही नहीं और आगे कोई दूसरा ही चला रहा है कंपनी को। वर्ल्ड में ऐसी कंपनी बैठी है जो कितने साल, सोच सकते हो वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी कितनी है, कितने साल पुरानी है? एनीवन, कोई आइडिया? 200 400 एक रफ फिगर, 1400 साल पुरानी है। 1400 साल पुरानी जापान की कंपनी है, 1400 साल पुरानी है। मतलब सोचो कितने आए होंगे, कितनी चले भी गए होंगे, है ना। बट कंपनी तो चालू है, मरी कंपनी आज तक नहीं। तो ये होती है कंपनी की खासियत, कंपनी अमर है। उस अमर को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, इंग्लिश में। अमर मतलब परपेचुअल सक्सेशन। भैया हम तो चलते ही रहेंगे 100 200 300 सालों तक, मेंबर आएंगे मेंबर चले जाएंगे, बट हम तो जिंदा रहेंगे, ठीक है। अंबानी जी, चालू किसने करी थी रिलायंस को? धीरू भाई अंबानी ने। बंद हुई मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, बंद हुई। रतन टाटा, जेआरडी टाटा, जमशेदजी टाटा, बंद हुई? कभी नहीं होने वाली। आगे कोई ना कोई उसको सक्सेस, मतलब सक्सेशन के तौर पे बढ़ती रहेगी, क्योंकि कंपनी की अलग पहचान है, कंपनी तो खुद आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये होता है पहला कंसेप्ट जिसका नाम है एंटिटी कंसेप्ट।
हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा. द ओनर इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस. लिखो ये चीज. द ओनर इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज बिजनेस. दैट इज द ओनली रीजन वो लोग लाइबिलिटी को भी लाइबिलिटी में भी दिखाते हैं. लाइबिलिटी मतलब देवू. ठीक है, कैपिटल. अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. अपना सपना मनी मनी. अपना सपना मनी मनी. इस दुनिया में किसकी इज्जत है? बताओ किसकी इज्जत है? जिसके पास पैसा हो. यही बोलते हो ना, जिसके पास पैसा हो सर उसकी इज्जत है आज की तारीख में. बिल्कुल सही बात है. अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो, अकाउंट्स क्या बोलता है, भैया मेरे को कोई लेना देना नहीं है तुम कितना भी अच्छा काम कर रहे हो. मेरे को तो तभी लेना देना है जब ये तुम मनी में तुमको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मैं तुम लोगों को मान लो फ्री में पढ़ाता हूं, 1 रुपया भी तुमसे चार्ज नहीं करता हूं. अकाउंट बोलेगा भैया तुम पढ़ाओ, अच्छी बात कर रहे हो, बट मेरे में लिखने का नहीं इसको, क्योंकि मनी तो आ ही नहीं रहा, मैं क्यों लिखूं. अकाउंट्स बोलता है सिर्फ और सिर्फ मनी हो तो मेरे को बुलाने का, नहीं तो मेरे को बुलाने का नहीं. अकाउंट्स बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो मेरे को बुलाने का, नहीं तो मेरे को बुलाने का नहीं. तुम्हारी मम्मी इतनी मेहनत करती है पूरे दिन, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारा घर का काम करती है, तुम्हारे ये करती है वो करती है, लेकिन मम्मी को कोई पगार देता है? अकाउंट्स में लिखते हो कि मम्मी इतना काम 5,000 10,000 50,000? नहीं, क्योंकि उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. मनी इन्वॉल्व ही नहीं उसके अंदर. यही सेम मम्मी बाहर जाके काम करे तो वहां से उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. तो रिकॉर्ड किया जाएगा इतनी इनकम आई. तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है जो भी ट्रांजैक्शंस जो अपन मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी उनको रिकॉर्ड करने का, जिनको नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड नहीं करने का. मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सेमिनार देके आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट में, रिकॉर्ड नहीं होगा अकाउंट्स में. वही सेमिनार मैंने पैसा लेके किया है, रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मुझे पैसा आया है. मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है. दूसरा इसमें ये चीज होता है, आप अगर भारत में रहते हो तो आपकी रिपोर्टिंग करेंसी जो है वो कौन सी है? इफ यू आर लिविंग इन इंडिया देन योर रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है बेटा? रुपीज है, इंडियन रुपी है. ठीक है, अगर आप भारत में रहते हो तो आपकी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपी. तो किस में रिकॉर्ड होगा? इंडियन रुपीज में. लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे मान से अमेरिका में रहती है और ये मेरे से ऑनलाइन कोचिंग ले रही है, इसने मेरे को डॉलर में पैसा भेज दिया तो मैंने डॉलर में दिखा दिया, चलेगा भारत के अंदर? क्यों नहीं चलेगा? डॉलर तो डॉलर है. हाँ, भारत में नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? सरकार मना करेगी कि डॉलर में नहीं दिखाने का. सरकार ऐसा बोलेगी फिर तो इनकम दिखाओ मत, चलेगा मेरे को, ऐसा नहीं बोलेगी. सरकार मान लो मेरे को इससे $1,00,000 रुपए आ रहे, $1,00,000 आ रहे, तुमने बोला रुपए में नहीं दिखा सकते तो मैंने लेके दिखाया ही नहीं, तो सरकार के पेट में दुखेगा कि नहीं दुखेगा? क्यों दुखेगा? बोले दिखाना तो पड़ेगा तुमको. मैंने कहा तुमने ही बोला रिपोर्टिंग करेंसी में दिखाओ, तो मेरा तो रुपए में तो आया ही नहीं, पेमेंट डॉलर में आया. तो सरकार के पेट में क्या होगी? गुड़गुड़ होगी. साला टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स नहीं दे रहा. तो वो क्या बोलेगी? आज का रेट क्या है बोल. मैंने कहा 88 रुपीज. कन्वर्ट कर इसको इंडियन रुपीज में. तेरे को $1,00,000 आया, कन्वर्ट कर इसको इंडियन रुपीज में. 88 लगाओ टैक्स साले के ऊपर. 88 लाख रुपीज कमाया इसने. तो इंडियन करेंसी में उसको क्या करा जाएगा? कन्वर्ट किया जाएगा. मतलब मनी तो होगा ही होगा. रुपए अगर आपको मिले तो आपको इंडियन करेंसी सॉरी डॉलर अगर आपको मिला है तो आपको इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा उसके ऊपर. बस इतना ही है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. अपना सपना मनी मनी. जब जब मनी मनी हो तब तक रिकॉर्ड करने का, मनी मनी नहीं हो रिकॉर्ड नहीं करने का. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, इजी है, कुछ ज्यादा इतना ज्ञान दिया हुआ बिल्कुल मत पढ़ना. अगला है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है हर चीज का एक समय होता है. एवरीथिंग हैज अ टाइम. हर चीज का समय होता है. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या नाम के? दृष्टि. दृष्टि ने दृष्टि आई हॉस्पिटल खोला है. दृष्टि ने दृष्टि आई हॉस्पिटल खोला है.
ये आई हॉस्पिटल नया नया खोला है, ये बोलती है कि एक काम करेंगे, 10-15 साल बाद एक साथ देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। पेशेंट आएंगे, बोले रिकॉर्ड क्या रखने का, 10 साल बाद मेरे को याद रहेगा पूरा। मेरा दिमाग बहुत पावरफुल है, मेरे को 15 साल बाद भी याद रहेगा कौन आया था, कितने रुपए मैंने किसको दिए थे। मैं तब एक साथ देखूंगी कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है। तो दृष्टि अपने दृष्टि से सही है कि नहीं है? नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? 15 साल बाद करेगी, क्या दिक्कत है तुमको, क्या दिक्कत है? सही है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर 15 साल बाद आपको कितना याद रहेगा उसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो सरकार के पेट में दुखना शुरू हो जाएगा। 15 साल सरकार थोड़ी इंतजार करेगी तुम्हारे कहने से। सरकार तो क्या बोलेगी, भैया इस साल का मेरे को बताओ कितना इनकम हुआ है, टैक्स भरो। कुछ चीजें एक्सपायर हो जाएगी तब तक तो क्या याद रखोगे? किसी अब 50 जन, आज मान लो इतने स्टूडेंट्स होते हैं तो मेरे को रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना, किससे कितना फीस आ रहा है। मुझे याद रहेगा कि किससे कितना फीस आने वाला है, किससे फीस कब आने वाला है, किस तारीख को आने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या मान लो मैंने फीस इसकी आ गई और बाकी की पेंडिंग पड़ी थोड़ी सी, मेरे को याद ही नहीं है, तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो क्या होगा? नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा? बच्चा पैसा खा के भाग जाएगा, है ना, मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो ये चीज क्या होती है भैया, इस साल के सारे खर्चे आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, इस साल की सारी इनकम भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इस साल में जो जो एसेट खरीदा है वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस साल में जो जो लाइबिलिटी वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है? तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है भाई हर चीज का एक समय होता है रे। समय बोले तो फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए 1 अप्रैल से लेके कब तक, 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है अभी का, 31 तारीख आने वाली है बहुत जल्दी। तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो सरकार तुरंत ही मांगना शुरू है भाई, टैक्स 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 पूछना शुरू कर देगी। तो आपको अकाउंट्स में पीरियड वाइज चलना पड़ता है, पीरियड वाइज। 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, हर का अलग अलग होता है। जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी तो क्वार्टरली बनाना पड़ता है, क्वार्टर हर 3 महीने का। थोड़ी और छोटी मोटी कंपनी हो तो आपको सेमी एनुअली बनाना पड़ता है, 6 महीने में एक बार स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कुछ कंपनी होती है मंथली बनाती है, हर महीने चेक करो, क्योंकि ट्रांजेक्शन इतने सारे याद ही नहीं रहेंगे, मंथली रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो ये पीरियड के हिसाब से काम होता है। अपन नॉर्मली 1 साल को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 1 साल का रिकॉर्ड ही रहेगा, कंफर्म है। 10-10 साल का याद नहीं रहता है ना, 10-10 साल का बनाना चाहिए। तो अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इतना ही कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि मेरी अच्छा तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या, सर मैं तो है ना मेरे बर्थडे से ईयर मानता हूँ, मेरा बर्थडे इस साल से, तो इस साल से अगले साल के बर्थडे तक ईयर मानूंगा। सरकार सुनेगी ऐसा तुम्हारा? क्या नहीं सुनेगी? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा बिजनेस, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम भारत में रहते हो तो भारत के कानून तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। सो आपके बर्थडे टू बर्थडे नहीं चलेगा, सरकार बोलेगा सबके लिए नियम एक ही, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तू नया नहीं है, तू नया नहीं है, मेरे हिसाब से चलने का, तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा मैं। सही है? तो बस वही चीज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है। साल तो हो रहा है लेकिन वो नहीं वैलिड होगा, जो बोला गया है वो वैलिड होगा। अपने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को माना जाता है, कई जगहों पे जो होता है वो कैलेंडर ईयर माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया 100 साल बाद, ये बोलता है टेक्सटाइल मिल है 100 साल लास्ट करी, फिर 100 साल बाद चेक करेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। लुट जाओगे तुम, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा तुम, गलत बात है। ठीक है, तो बस यही है। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। इस दुनिया में हर चीज आजकल उधार पे होती है। अक्रूअल कंसेप्ट, इस दुनिया में हर चीज आजकल उधार पे होती है। समझाएगा तुमको? मेरे को ऐसा बताओ कौन सा
नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है, अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। तो हो गया, उसमें कुछ खास है नहीं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका नाम है हाँ ये चीज ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। अच्छा मेरे को एक काम बता, चीज बताओ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भावना, भावना ने फॉर एग्जाम्पल भावना स्वीट्स खोला है। भावना ने भावना स्वीट्स करके दुकान खोला है, मस्त एकदम इंटीरियर बनाया, जोरदार खर्चा वर्चा किया, ठीक है। और अंत में इसने ये सोचा कि 2 महीने बाद इस दुकान को बंद कर देना है। ऐसा सोचा? सोचा ही नहीं ऐसा। 2 महीने बाद बंद करने का सोचा, 6 महीने में बंद कर देंगे ऐसा सोचा। पूरा इंटीरियर कराया, 2-3 करोड़ का खर्चा कर दिया उसके अंदर। तो जब आप बिजनेस चालू करते तो ये सोच के ही करते होंगे कि बिजनेस बंद कर देना है, ये नहीं सोचते? क्या सोचते हो? तो अपन का ये टारगेट रहता है कि इस बिजनेस को हमें लंबा चलाना है, हमारा इसका बिजनेस को प्लानिंग नहीं है कोई भी बंद करने का, ठीक है। लिखो इसके अंदर टैगलाइन, चलता रहे मेरा बिजनेस, प्रॉफिट मेरी मंजिल। वो गाना है ना, चलता रहे मेरा बिजनेस, प्रॉफिट मेरी मंजिल। तो बस वो चीज है इसके अंदर। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि चलता रहे मेरा बिजनेस जब तक मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अब मान लो इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा है, यही सोच के खरीदा ना तुमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कि 2 महीने बाद बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचा। तो क्या सोचा कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये प्रॉफिट कमाता रहेगा, मेरा शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा, यही सोचा था। तो कोई भी बिजनेस अगर अपन करते हैं तो उसका अपना मेन मकसद ये रहता है कि ये बिजनेस आगे फ्यूचर में भी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगा। कब तक? फोरसीएबल फ्यूचर। क्या वर्ड है? फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है फोरसीएबल, जितना दूर तक तुम देख सको। अब तुम कितने दूर तक देख सकते हो? कितने दूर तक देख सकते हो तुम लोग? 10, 15, 50 साल, 40 साल आगे का देख सकते हो या 2-3 साल आगे का देख सकते हो? 2-3 साल तक का तो देख ही सकते हो ना, कि भाई 2-3 साल तो मेरा मूड कुछ है नहीं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं आदित्य जवर, तो जब मैंने फॉर एग्जाम्पल बिजनेस चालू किया होगा तो ये सोच के चालू किया होगा कि 2 महीने में बंद करना है? हाँ, ये सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। अगर सोचा होता तो इतना बिजनेस क्यों बढ़ाता, इतना ऑनलाइन ऑनलाइन का खर्चा क्यों करता, 2-2 ब्रांचेस क्यों खोलता? क्यों करा है? ताकि मुझे बिजनेस को क्या करना है, लंबा चलाना है, गोइंग कंसर्न। तो हम अकाउंट्स भी उसी कंसेप्ट के हिसाब से बनाते हैं, ये सोच कर कि बिजनेस आगे चलता रहेगा, हमें बंद करने का कोई मूड नहीं है। आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये सोच के करते हो कि ये तो कंपनी आगे चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, है ना। तो इसी चीज को कहा जाता है गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम बनाते हैं वो पर्टिकुलरली गोइंग कंसर्न के अजम्पशन से बनाते हैं कि एंटरप्राइज अपने ऑपरेशंस को, जो भी वो काम कर रहा है उसको कंटिन्यू करेगा। कब तक? फोर्सेबल फ्यूचर तक। फोर्सेबल कितना होता है, क्या हमें पता है फोर्सेबल कितना होता है? कितना होता है? 2 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल? जनरली 2 से 3 साल, ठीक है। तो बस वही है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको बिजनेस बंद करने का मूड है तो तुम धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस को कम करोगे, कर्टेल करोगे। और अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो तुम क्या करोगे, धीरे धीरे एक्सपांड करोगे। आप 1 से 2 ब्रांच खोल रहे हो तो तुम्हारा मन क्या है, बिजनेस बढ़ाने का है घटाने का? बढ़ाने का। तुम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज तुम ऑफलाइन सेल्स करते हो, मतलब स्वीट्स की दुकान है, अभी तुम ऑफलाइन सेल्स कर रहे हो, बट आगे तुम ऑनलाइन का विचार कर रहे हो, तो तुम बढ़ाना चाहते हो धंधा या घटाना चाहते हो? तभी तो सोच रहे हो ना सर ऑनलाइन भी करेंगे ऑफलाइन भी करेंगे। तो ये होता है गोइंग कंसर्न, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। जो भी अपन एसेट खरीदेंगे वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही खरीदते हैं। इतना बड़ा फर्नीचर वर्नीचर खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं, इसीलिए ताकि अपन को बिजनेस को आगे चलाना है। तो बस इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। अगला आता है कॉस्ट कंसेप्ट। हर चीज की एक कॉस्ट होती है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट।
तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही है, जो भी आप एसेट्स खरीदते हो, जो भी आप एसेट्स खरीदते हो उसको एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर मेजर करने का। व्हाट इज एक्विजिशन कॉस्ट? जितने पे आपने उसको खरीदा है, जो आपकी लागत लगी। जैसे मान लो तुमने एसी खरीदा, अब एसी को मैंने बताया था कल उस दिन भी, एसी को जब आप खरीद तो बेटा सिर्फ उसमें एसी का कॉस्ट नहीं लगता है, उसमें इंस्टॉलेशन लगता है, उसमें टेम्पो भाड़ा लगता है, उसमें बहुत कुछ लगता है, वो सब कॉस्ट उसमें जोड़ देने का, इसे कहता है एक्विजिशन कॉस्ट। इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल का मतलब वह कॉस्ट जो हिस्ट्री में लगी थी उसे हिस्टोरिकल, वह कॉस्ट जो हिस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इसने एसी 3 साल पहले खरीदा, तो ये आज के भाव पे बताएगी एसी को या 3 साल पहले वाले भाव पे बताएगी? इसने एसी खरीदा, बुक्स में ये कौन से रेट पे दिखाएगी एसी को, आज के रेट पे या 3 साल पहले वाले रेट पे? हाँ, आंसर इज 3 साल पहले वाले रेट पे। आज के रेट से कोई लेना देना नहीं है, तुम बेच नहीं रखो इसको। तो जो असेट्स होती है वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर की जाती है। कौन से कॉस्ट पे मेजर की जाती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल का मतलब जो पहले लग गई थी, ठीक है, हिस्टोरिकल, ठीक है। तो ये चीज के अंदर लिखा हुआ है 5 लाख तुमने अगर दिए है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 लाख पे उसको मेजर करना है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट, व्हाट इज दिस रियलाइजेशन कंसेप्ट? समझाते हैं। इट इज क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कंसेप्ट, ऑलमोस्ट कॉस्ट कंसेप्ट जैसा ही है। कोई भी प्रकार का चेंज, कोई भी प्रकार का चेंज अगर एसेट में is to be recorded only when the business realizes it. जनरली तुम लोग एसेट को क्यों नहीं दिखाते हो? पुराने रेट पे दिखाते हो, आज के रेट पे क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं कि जिस दिन बेचने जाएंगे उतना ही रेट दिया। समझे? कल को तुमने रिकॉर्ड कर लिया 5 करोड़ पे, बिका वो 4 करोड़ पे, तुमने प्रॉफिट दिखा दी, सरकार को टैक्स ज्यादा भर दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया पुराने कॉस्ट पे दिखाओ, नए कॉस्ट पे नहीं दिखाने का। अगर तुमको रियलाइज हो जाए, रियलाइज मतलब रोकड़ा हाथ में आ जाए या सर्टेन हो जाए कि नहीं आ ही जाएगा, तो रिकॉर्ड कर लो, तो दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल असेट तुमने खरीदी मान लो 50 लाख में, मैंने सौदा कर दिया 80 लाख का, कंफर्म है, इसने सौदे में लिख के दे दिया मेरे को 80 लाख दे दूंगी, कंफर्म हो गया पैसा आने वाला, अब दिखा दो, रियलाइज हो गया एक तरह से, या इसने मेरे को पैसा दे ही दिया तो रियलाइज हो ही गया। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि जब आपको रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, रिकॉर्ड कर लो। जब आपको रेवेन्यू रियलाइज हो जाए तब रिकॉर्ड कर लो। जब आपको रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, कॉस्ट रियलाइज हो जाए, रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 110% श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, रिकॉर्ड कर लो। बट अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया तुम्हारा घर का वैल्यू है, तुमने खरीदा 50 लाख में, आज उसका वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल 70 लाख हो गया। आज 70 है, कल 71 है, फिर 72 है, तो रोज चेंज करते फिरोगे तुम? नहीं करने का, पुराने पे देखा नहीं, क्योंकि तुमने बेचा तो नहीं अभी तक। अब जिस दिन बेच दो उस दिन पैसा आ जाए तब रिकॉर्ड करना है, फिर 70 पे, 75 जो भी पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है। रोज रोज मतलब चेंजेस नहीं होते, जब रियलाइज हो जाए तभी चेंजेस होते हैं। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है गन्ने का जूस, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट में आपको लिखना है हर सिक्के की 2 साइड्स होती है, ठीक है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, ये लिखना है। अकाउंट्स के 2 अनमोल रतन होते हैं, अकाउंट्स के 2 अनमोल रतन होते हैं। एक का नाम है डेबिट, दूसरे का नाम है क्रेडिट। अकाउंट्स के 2 अनमोल रतन होते हैं, एक का नाम डेबिट, दूसरे का नाम क्रेडिट। लिखा? डेबिट और क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एसेट खरीदा, जब तुम एसेट खरीद रहे हो तो पहला इफेक्ट को क्या हो रहा है? एसेट आ रहा है। एसेट का मतलब मिल्कत। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो पहला इफेक्ट तो क्या होता है? एसेट आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है? कैश जा रहा है।
तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तुमने फॉर एग्जांपल इसको पैसे चुका दिए, तो एक तो लायबिलिटी कम हो रही है, पहला इफेक्ट हो गया, तो लायबिलिटी डेबिट हो गई, रोकड़ा जा रहा है, क्रेडिट हो गया। ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसके अंदर डबल इफेक्ट हो गई। डबल तो होना ही होना, गारंटी है। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, इस दुनिया में जो जो डेबिट हुआ है वो एक न एक दिन क्रेडिट जरूर होगा, कंफर्म है। अकाउंट्स में भी ट्रांजैक्शन जो जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा ही होगा, नियम है। डुअल एस्पेक्ट इसी कहते हैं। हर चीज के दो कंसेप्ट, हर चीज के दो हो गए ही हो गए। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझो, तुमने फॉर एग्जांपल के तौर पे एसी खरीदा, तो पहला इफेक्ट क्या हुआ? कैश आया, हाँ कैश गया। दूसरा एसी आई, ठीक है। तुमने सेल किया, दो इफेक्ट हुए, पैसा आया, गुड्स गया, दो इफेक्ट हुए कि ना। तुमने परचेज किया, दो इफेक्ट हुए, गुड्स आया, कैश गया। तुमने सैलरी चुकाया, दो इफेक्ट हुए, कैश गया। लायबिलिटी तो नहीं कह सकते, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इनकर किया, लायबिलिटी सॉरी कैश गया, सही है। तो हर चीज के दो इफेक्ट होना कंपलसरी है। विदाउट दो इफेक्ट अकाउंट चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, कंफर्म। तो इसलिए दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, गारंटी। याद रहेगा इतना पक्का। एवरीथिंग हैज डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट। डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे पूरा डिटेल में, जनरल एंट्रीज वाइज, ठीक है। ये वाला मत पढ़ना, एक एसेट बढ़ता है दूसरा घट जाता है, एक बढ़ता है एक, ये सब बेकार है, ये नहीं करने का। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म। अच्छा, मेरे को एक एग्जांपल तुमसे पूछता हूं, मुझे बताना। फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों पढ़ाई करते हो, तो डर ज्यादा किससे लगता है, पास होने से या फेल होने से? फेल होने से। मतलब तुम पहले किसके बारे में सोच रहे हो? लॉस के बारे में, है ना। पास के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, पहले सोचते हो लॉस के बारे में। लॉस नहीं होना चाहिए, पास होगा। अच्छा, तुमको ऐसा हो जाएगा, मान लो ये पास हो गया, अरे शिट यार पास हो गई यार, ऐसा करेगी कभी? माथा पकड़ के बैठेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फेल होने वाली है, अच्छा पास होने वाली कंफर्म है, तो ये रोज ऐसे ऐसा ऐसा हवा में घूमेगी, क्या है पास तो नहीं वाली, ऐसा सोचती है क्या? और अगर फेल होने वाली दिख रहा है इसको, तो क्या करेगी? आज से मेहनत शुरू, अरे फेल होने वाली, फेल होने तो मेहनत शुरू, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर जब होता है ना, जाने वाला होता है ना, कोई इंसान जाने वाला होता है, तो कैसे बोलना शुरू करते हैं? एकदम जैसे बोलता है आके चला गया, ऐसे बोलता है या क्या करता है? टुकड़े टुकड़े इंस्टॉलमेंट में बोलना शुरू करेगा। थोड़ा हार्ट बीट अनस्टेबल है, तो क्या कर दिया उसने? तुमको प्रिपेयर कर दिया, तैयारी है अभी, तैयारी रखो। यही करता है वो, क्या करता है? सो ऐसे ही बोलता है ना, तैयारी रखो अभी। ऐसे नहीं बोलता, मतलब उसका तरीका अलग होता है। थोड़ा हार्ट बीट अनस्टेबल है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, आप हिम्मत रखिए, इतना बोल के चला जाएगा। थोड़ी देर आएगा, अभी थोड़ा आज किडनी में फेलियर आ गया है, तो धीरे धीरे ऑर्गन्स काम कम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। मतलब वो क्या बताना क्या चाह रहा है? जाने वाला है, तैयार रहो। लॉस की उसने पहले से जानकारी दे दी। आप फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, खुशी का एग्जाम्पल। बच्चा आने वाला है, ऐसे अपडेट देता है, बस अभी तैयारी आने की। सीधा अरे बेटा हुआ है, इतने खुश से आगे, बेटी हुई है, ऐसे खुश आके बोलता है ना, क्योंकि उसको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूंगा तो सामने वाले को हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, शिट बेटा हो गया। ऐसा होगा कभी? किसी को नहीं होगा। लेकिन अगर एकदम से किसी को बोल दिया चले गए, तो शायद किसी को हार्ट अटैक आ जाए, सदमा पहुंच जाए, इसलिए प्रिपेयर करता है। तो अकाउंट्स भी यही करता है, तुमको लॉस होने वाला होगा ना फ्यूचर में, पहले से ही आगाह कर देगा, भाई तैयारी रख, लॉस होने वाला है, तैयारी रख, लॉस होने वाला है। लेकिन फायदा होने वाला होगा तो तुम दुखी मनाओगे। अब मेरे को इसने पैसा ला के दे दिया, सर फीस पकड़ो, मैं दुखी होगा, अरे यार आज फीस आ गई, शेट यार क्यों आई फीस आज, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, मैं तो खुशी होऊंगा।
लेकिन आज अगर मेरा पैसा जाने वाला है तो मेरे को पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो वही चीज अकाउंट कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। गेन्स के बारे में मत सोचो, गेन होगा तब देखा जाएगा। लॉस के बारे में सोचो पहले से, लॉस के बारे में पहले से सोचो, गेन के बारे में नहीं सोचने। लॉस के बारे में पहले से सोचो, गेन के बारे में नहीं सोचने। लॉस के लिखो, लॉस के बारे में पहले से सोचो, गेन के बारे में नहीं सोचने का। जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। ये है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। द मेन वर्ड इज दिस। ये कंसेप्ट एमसीक्यू में आता है। प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। जो मैंने एग्जांपल दिया वो याद रखने का पूरा। डॉक्टर का एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया, तो याद रहेगा तुमको कि खुशी होने वाली होती है ना तो डॉक्टर ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़ों में खबर नहीं देता, एक साथ सीधी बड़ी खबर आ रही। और अगर तैयारी है अगर तो टुकड़े टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में खबर देता है, क्योंकि लॉस होने वाला है पहले से ही चिंता करने का विषय है। डेप्रिसिएशन है। अभी फॉर एग्जांपल ये तेज बहुत तेज गाड़ी लेके आया लैम्बोर्गिनी, तेज बहुत तेज गाड़ी लेके आया लैम्बोर्गिनी, बेचारा 5 करोड़ की गाड़ी लाया। 2 साल बाद जब ये बेचने निकला तो इसने पूछा कुशांक भाई कितना दोगे? कुशांक ने बोला 1 करोड़ रुपए। हाँ 4 करोड़ का नुकसान 2 साल के अंदर अंदर। एकदम से अगर पता चलेगा इसको कि 4 करोड़ एकदम से नुकसान हो गया, बेचारे का हार्ट फेल हो जाए। तो इसलिए हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगा के रखते हैं। थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन बोले 1 साल में 1 करोड़ रुपए गया, अगले साल में 1 करोड़, तो ये मान के चले 3 करोड़ तो वैसी वैल्यू है यार। ठीक है, अब 1 करोड़ आ रहा है तो ठीक है, मान के चल रहा है। डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि पता है आज नहीं तो कल ये एसेट तो भाव गिरेगा ही गिरेगा, है ना। कभी देखा तुमने अकाउंट्स में एप्रिसिएशन लगाते हैं? एप्रिसिएशन मतलब घसारा तो लगाते हैं, ऐसा वधारा लगाते नहीं लगाते। क्यों? हुआ क्या तुमको? हुआ तुमको? नहीं हुआ। जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा, उस दिन अपने आप कर लेंगे। तुम घर खरीदते, वैल्यू बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, घटता तो नहीं है। बट फिर भी अकाउंट में दिखाया तुमने इनकम में, सर अनरियलाइज्ड गेन 5 करोड़। अगर ऐसा करने लगे तो सरकार टैक्स तुमसे ले लेके, पता चला जिस दिन बेचने के उस दिन लॉस खा के बेचा, तो सरकार अब इस टैक्स तो रिफंड करेगी नहीं तुमको। तो इसलिए कभी भी एप्रिसिएशन नहीं लगाते, लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर लगाते हैं। इसी कंसेप्ट की वजह से लगाते हैं। समझे आप? पक्का? बहुत है आज। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसके आगे के जो कंसेप्ट है वो मैं सिखाऊंगा, जिसके अंदर अभी काफी कंसेप्ट बाकी है। कंसिस्टेंसी है जैसे, ठीक है, और प्रूडेंस है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स है जो हम आपको अगले लेक्चर में दिखाएंगे। एक्चुअली कंजर्वेटिज्म की पार्ट है। एंड देन आफ्टर वी विल रिवाइज ऑल दी कंसेप्ट्स जो हमने पढ़े अभी तक, हम प्रॉपर समझेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना डिटेल्ड लेक्चर मैंने लिया, एक एक एग्जांपल दिया, उसके बाद आपको कंसेप्ट में कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट वॉच ऑल माई लेक्चर्स। ठीक है, अगर आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और आप हमारी कोचिंग को ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वेल, खुश रहिए, मजे करते रहिए, आबाद रहिए, और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।